हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेई के फार्म हाउस पर रियान और जेई एक साथ लंच बना रहे थे और खूब सारी मस्ती कर रहे थे। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और साइड में ही जेई का सौतेला भाई छुपकर उनका वीडियो बना रहा था और यही वो वीडियो है जिसकी वजह से जेई परेशान है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और कांगा वही वाला वीडियो देख रहा होता है जो कि ऑफ कोर्स उसको क्लास प्रेसिडेंट ने दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ कार में हेरा पार्टी से घर जा रही थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सदमे में हो। उसके साथ पार्टी में जो कुछ भी हुआ, जैसी उसकी इंसल्ट हुई है, वो उसको बार बार याद कर रही थी। जहाँ पर लियान और जेई वापस अपने एक होने के अनाउंसमेंट करके पार्टी से वापस जा रहे थे, तो हेरा एकदम गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में जेई से कहती है कि मैंने कहा था ना तुमसे मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो बीच में रियान आकर पूछता है तो क्या कर लोगी तुम? तो हेरा कहती है कि जिस तरीके से तुम लोगों ने मेरी इज्जत उछाली है ना, उसी तरीके से तुम दोनों को मैं सरेआम बदनाम करके रहूंगी। तभी एकदम शांति से जेई बोलती है, उजिन हेरा को यहाँ से सेफली घर लेकर जाओ। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि हेरा इस वक्त पागल सी हो गई थी, उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। और इतना बोलकर जेई और रियान तो यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं उजिन इधर हेरा को संभाल रहा था, उसको रोक रहा था। तो हेरा उसको बोलती है कि तुमने मुझे क्यों रोका? अब तुम्हें चुनना होगा, रियान, जेई या फिर मैं। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन चारों एलाइट लोगों की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे टूट रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिस हान को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई लग रही थी। वो एक कार में बैठी हुई थी और उस कार का शीशा टूटा हुआ था। और आगे जब वो कार को पीछे लेती हैं तो हम देखते हैं कि वो कार ब्लू कलर की होती है। तो वहीं पार्टी से घर जाने के बाद हम हेरा और उसके डैड को देखते हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया था। उनका घर सील होने के बाद हेरा के लिए उसके डैड ने किसी लोकल से होटल में कमरा बुक करवा दिया था, ऐसा कमरा जिसके अंदर पानी टपक रहा था। साथ ही साथ हम हेरा के डैड की आंखों में साफ साफ देख पाते हैं कि वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि उनकी फूल जैसी बेटी को ये क्या देखना पड़ रहा है। और यहाँ हेरा भी अपने डैड की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रही थी और इसीलिए वो उनको कुछ नहीं कहती है, चुपचाप रूम में चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियान और जेई पार्टी के बाद सीधा साथ में डिनर कर रहे थे। वहाँ पर एकदम से जेई रियान से बोलती है कि कांगा से माफी मांग लो। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो रियान को कांगा से बचाना चाहती थी, लेकिन रियान कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं उससे माफी मांगू। तो जेई कहती है कि भले ही तुमने कुछ ना किया हो, लेकिन ये तो मानते हो ना कि तुम्हारी ही वजह से स्कूल में ग्रुपिज्म और वायलेंस शुरू हुआ है। तुम खुद सोचो उसने कितना कुछ सहा है और कहीं ना कहीं इन्हान की मौत के लिए हम दोनों भी जिम्मेदार हैं, इसीलिए उससे माफी मांग लो। जिस पर लियान कहता है, नहीं, मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी है। और तुम छोड़ो इन सब बातों को, बहुत टाइम बाद हम साथ में मिले हैं तो इस पल को एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि जेई बस रियान को ही देखे जा रही थी, जैसे कि वो रियान को बोलना चाह रही हो कि क्यों नहीं मानना चाह रहे मेरी बात, मैं तुमको कैसे बचाऊं अब। वहीं दूसरी तरफ उजिन अपने घर में काफी परेशान सा लग रहा था। तभी उसकी मोम वहाँ पर आती है और उनके पास जेई के यूएस में गायनाकोलॉजिस्ट के पास में जाने वाली फोटो थी एबॉर्शन के लिए। वो उजिन से कहती है कि वो इन फोटोज का यूज करके जेई के डैड को ब्लैकमेल करेगी और तुम्हारे पापा के इलेक्शन में उनका सपोर्ट लेगी। अगले दिन हम स्कूल में कांगा और जेई को देखते हैं, जहां उन दोनों की नजरें एक दूसरे से थोड़ी सी देर के लिए मिलती हैं। पर तभी वहां पर क्लास प्रेसिडेंट आकर कांगा को लेकर चला जाता है। तो वहीं जेई के पीछे भी मिस हान आ जाती है और बोलती है कि हर बार तुम इतना खतरनाक खेल क्यों खेलती हो, हर बार तुम्हारा दिल स्कॉलरशिप स्टूडेंट पर ही क्यों आता है। दोस्तों मेरे को तो ऐसा लगता है कि जेई के माँ के साथ जो भी हुआ उसके बाद उसके मन में मिडिल क्लास लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। खैर आगे मिस हान कंटिन्यू करती हैं कि हाँ तुम्हारे इरादे गलत नहीं होते हैं पर उनका नतीजा बहुत गलत होता है। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से वो ट्रेजेडी वापस से हो। इस पर जेई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि लड़कों में आपकी चॉइस मुझसे बेहतर है, इसलिए आप तो रहने दीजिए।
और इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। दोस्तों जेई शांत भली है लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसको पता है कि मिस हान ऊजिन के चक्कर में है। खैर यहाँ से जेई आगे जाती है तो देखती है कि सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स और उनका लीडर कांगा बगावत करने के लिए तैयार थे। जहाँ पर कांगा सबको समझा रहा था कि दोस्तों अब हम स्कूल में ये भेदभाव नहीं होने देंगे। तो इस पर स्कॉलरशिप स्टूडेंट कहते हैं क्यों नहीं, हम इतने बड़े स्कूल में फ्री में पढ़ रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनका एहसान मानना चाहिए। जिस पर कांगा कहता है अच्छा तो एहसान के चक्कर में हम उनके सामने नाक रगड़े, वो हमारे साथ कुछ भी करें जो अब तक चलता आ रहा है, अगर अब भी उसे नहीं बदलेंगे तो हमें जिंदगी भर उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। इसके बाद हम क्लास प्रेसिडेंट और कांगा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट कांगा को बोल रहा होता है कि स्कूल उन लोगों के साथ है और वो हमारी हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए हमें हर डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। फिर आगे क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि अब हमें ये देखना है कि क्या हम दोनों का मकसद एक ही है या नहीं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट सिंहासन पर अटैक करेंगे, जेई और लियान का वीडियो वायरल कर देंगे और उन दोनों को बर्बाद कर देंगे। तो कांगा कहता है क्या नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस पर क्लास प्रेसिडेंट थोड़ा बिगड़ जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा, कहीं तुम जेई को पसंद तो नहीं करते हो? देखो तुम मुझे अभी साफ साफ बता दो कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ एलाइट अड्डे पर जेई और ऊजिन बात कर रहे थे कि हेरा से किसी का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। तभी ऊजिन एकदम से थोड़ा सा सीरियस होकर जेई से कहता है कि तुम लियान के पास वापस जाकर खुश तो हो ना। देखो इस बार तुम्हारे इंटेंशन क्लियर रखना, वरना तुम्हारे फैसलों से हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। जेई कहती है मतलब? तो ऊजिन बोल ही देता है कि तुमने रियान को छोड़ा, उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के पास में गई तो हेरा फिर रियान के पीछे चली गई और इससे हुआ ये कि हेरा और तुम्हारी दोस्ती खराब हो गई और हेरा रियान के पास गई तो मेरा भी दिल टूट गया, हमारी दोस्ती खत्म होती जा रही है। और तभी दोनों जन अपनी दोस्ती की मेमोरीज को याद करने लगते हैं, जहाँ पर हेरा, ऊजिन, लियान, जेई चारों साथ में बहुत खुश थे, कोई एक दूसरे से कोई गिले शिकवे नहीं थे। तभी प्रेजेंट में हेरा कहती है तो तुम भी मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। सच तो यह है कि मैंने कभी रियान को अपने दिल से निकाला ही नहीं। मैंने रियान से ब्रेकअप किया क्योंकि मैं उसे बचाना चाहती थी, मुझे लगा कि यही उसके लिए ठीक होगा और अब भी लगता है। लेकिन हाँ, मुझे भी ये दोस्ती बहुत प्यारी है तो इसे बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें भी अब सोच लेना चाहिए कि तुम किसकी साइड में हो, हेरा या मिस हान। और इतना बोलकर जेई एलाइट अड्डे से चली जाती है। तो वहीं ऊजिन थोड़ा शौक में था कि मैंने तो इसको बताया नहीं, फिर भी पता चल गई। तो वहीं दूसरी तरफ हम हेरा को देखते हैं जो कि अभी भी काफी परेशान थी और एक सीक्रेट अड्डे पर आती है। तभी वहाँ पर जेई का सौतेला भाई भी आ जाता है और बोलता है अरे हेरा दीदी, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। मैं सोच रहा था कि अब मेरी बहन तो न्यूयॉर्क जा ही नहीं रही है तो यही सही वक्त होगा कि मैं आपको मेरा वो हुक्म का इक्का दे दूं, जिससे आप जेई दीदी को कठपुतली बना लो और अपना बदला ले सको। फिर हेरा वही जेई वाला वीडियो देखती है और देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर जेई के सौतेले भाई के पास जाकर उसे 2 थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं कि हाँ, मुझे ये तो पता था कि तुम इतने कमीने हो, लेकिन तुम तो एक घटिया किस्म के इंसान निकले, इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो तुम। और इतना बोलकर हेरा वहाँ से चली जाती है और यहाँ से जाते जाते वो रोते हुए बोल रही थी कि कितनी बेवकूफ हो तुम जेई, इतने घटिया इंसान को झेल कैसे रही थी तुम। और ये सुनकर हमें पता लगता है कि हेरा ने दोस्ती जरूर तोड़ी है लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ी है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जेई कांगा की गरीब गलियों में जाती है। वहाँ वो देखती है कि कांगा तो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है। वो बच्चों के साथ पिचकारी से पिचिक पिचिक करके खेल रहा था कि तभी अचानक से वो जेई के सामने आ जाता है और फिर ये दोनों एक सुंदर से गार्डन में एक छोटे से झूले में बैठकर बात करते हैं। यहाँ पर कांगा जेई के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी लाया था। फिर जेई कांगा से कहती है कमाल है, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रह लेते हो, बच्चों के साथ मजाक मस्ती करते हो, उनके साथ पिस्टल से खेलते हो। मैंने पहले ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया। हमेशा लगती है कि कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है।
फिर भी हर छोटी चीज में खुशी कैसे ढूंढ लेते हो तुम। जिस पर कांगा कहता है कि मुझे आज भी याद है कि डेली स्कूल से लौटते वक्त इन्हान और मैं ग्रैंडमा के हाथों की टेट बुक की खाते थे, उनकी हेल्प करते थे, आइसक्रीम खाते थे, गेम्स खेलते थे, भाग के बस की सीट को रोकते थे। इसी तरीके से कुछ तो ऐसा होगा जय जो तुम्हें खुशी देता होगा, चाहे फिर वो छोटी चीज ना हो, उसे ढूंढो और महफूज रखो। अगर मेरी मानो तो जिस चीज से तुम्हें डर लग रहा है उसका तुम्हें सामना करना चाहिए, ना कि छिपना चाहिए। भले ही फिर जोखिम भरा रास्ता क्यों ना हो, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपनी खुशी पाने के लिए वो रास्ता तुम्हें ढूंढना ही होगा। जय, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ हमेशा। ये सारी बातें सुनने के बाद जय वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी कांगा उससे पूछता है, तो बताओ इतनी दूर यहाँ क्या पूछने आई थी। जिस पर जय कहती है कि मैं तुम्हारा प्लान जानना चाहती हूँ, तुमने कहा था ना कि तुम सबको एक्सपोज करोगे। जिस पर कांगा थोड़ा सा सीरियस होकर जय को देखता है और कहता है कि प्लान बहुत ही सिंपल है। जोशिनहाई में जो कुछ भी गलत हुआ या जो कुछ भी गलत हो रहा है, जिन भी लोगों ने उसे बढ़ावा दिया, हम उसे सजा दिलवाएंगे। मुझे एक हथियार मिल चुका है और हम जल्द ही उसे फायर करेंगे। लेकिन जय, मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि वो धमकियाँ अब तुम्हें ना आए। पर यहाँ पर जय कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे, वो एक चीज जिसे मैं महफूज रखना चाहती हूँ वो लियान है। तो याद रखना, जब भी तुम हमला करोगे तो लियान के आगे मैं खड़ी रहूंगी, उसकी ढाल बनके। जिस पर कांगा चाहता तो नहीं था, पर वो कहता है, तो इसका तो अब एक ही मतलब हुआ कि मुझे तुम्हारे भी खिलाफ जाना होगा। और इतना बोलकर कांगा वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लियान को देखते हैं, जो कि अपनी मोम को साफ साफ बता देता है कि जय और मैं डेट कर रहे हैं और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो इस पर उसकी मोम बोलती है कि बच्चे अक्सर इस उम्र में ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं, जल्द ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब बेफिजूल की चीजें हैं। तो इस पर लियान कहता है कि मोम, मैं आपकी और डैड की तरह नहीं जी सकता हूँ, मुझे प्यार चाहिए, मैं जय से प्यार करता हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात होने पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारी बारिश में मिस हान ऊजिन से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो उसके कॉल और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था और इसीलिए वो परेशान थी। लेकिन यहाँ पर ऊजिन तो ब्लू कार की तरफ घूर रहा था। तो मिस हान भी ब्लू कार की तरफ देखकर कहती है कि मैंने इसे बिल्कुल पहले जैसी करवा दी है, ठीक किया ना। फिर आगे ये दोनों ऊजिन के स्टूडियो में जाकर बात करते हैं और यहाँ पर मिस हान तो ऊजिन के लिए परेशान थी, लेकिन ऊजिन मिस हान को एकदम क्लियर कर देता है कि भले ही तुम मेरे लिए परेशान थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ। तो मिस हान, जिनको ये बात पहले से ही पता थी कि ये चीज होने ही वाली है, लेकिन वो एक इंसान है, अटैचमेंट तो हो ही जाता है और इसीलिए उनको इस बात पर बहुत बुरा लगता है। पर फिर वो कंट्रोल करती है और बोलती है, मुझे कार में वो चीज नहीं मिली। जिस पर ऊजिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे वहीं रहने देता? मैंने वो चीज पहले ही निकाल ली थी और तुम इस गाड़ी को ऐसे ही खुलेआम लेकर मत घूमो, तुम्हें याद है ना? तो मिस हान कहती है कि हाँ, मुझे याद है कि इस गाड़ी से हमारी कई यादें जुड़ी हैं और एक ऐसा राज जो हम किसी को नहीं बता सकते। अब यहाँ पर ऊजिन तो मना कर रहा था कि ये कार लेकर मत जाओ, लेकिन मिस हान उसकी बात नहीं सुनती है और दुखी होकर वही कार लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेई के डैड उसको शिकार पर लाए थे और वो जेई को फोर्स कर रहे थे खरगोश पर गोली चलाने के लिए, लेकिन जेई उस खरगोश को नहीं मारना चाहती थी। पर उसके डैड बोलते हैं, जेई अपनी आंखें खोलो, ट्रिगर दबाओ, गोली चलाओ, उसको मार क्यों नहीं रही हो, शूट। लेकिन तभी जेई हवा में गोली चला देती है और वो शिकार यहाँ से भाग जाता है। उसके डैड सोचते हैं ये क्या किया तुमने, लेकिन फिर जेई यहाँ पर अपने डैड को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि मैं उसे नहीं मारना चाहती हूँ, मैं किसी को नहीं मारना चाहती हूँ और अब मैं आपके साथ यहाँ पर नहीं आऊंगी, मैं अब आपके ऑर्डर्स नहीं मानूंगी। उसके डैड ये सुनकर थोड़े शॉक हो जाते हैं, चिड़िया के पर निकल आए, और वो कहते हैं तो तुम कह रही हो कि अब से तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी। इस पर जेई कहती है, डैड आपकी बेटी होने से पहले, इस जेओल ग्रुप की वारिस होने से पहले मेरा अपना भी कोई वजूद है, मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने लिए सपने देखूं। तो उसके डैड कहते हैं, नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, ये जिंदगी मैंने तुम्हें दी है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तो जेई गुस्से में उसके डैड के मुंह के सामने वो बंदूक वहीं फेंक के चली जाती है। तो वहीं आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियान को भी उस वीडियो के बारे में पता चल गया था। किसी ने उनको जेई का फार्म हाउस वाला वीडियो भेज दिया था। तो रियान यहाँ पर गुस्से में अपनी टेक टीम को उस वीडियो को रुकवाने को बोलता है और ये भी कहता है कि ये हरकत करने की हिम्मत किसकी हुई, जल्द पता लगाओ। इसके बाद अगले दिन स्कूल में कई सारी चीजें होती हैं। एक तरफ तो जेई और बाकी सभी स्टूडेंट्स को न्यूज से पता चल जाती है कि हेरा की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रियान को यह पता नहीं था कि वीडियो वाली बात जेई को ऑलरेडी पता है। तो वो जेई को साइड में ले जाकर वीडियो की सारी बातें बताता है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उस वीडियो को मैं रुकवा दूंगा। वहीं तीसरी तरफ कांगा प्रिंसिपल को लास्ट चांस देने चला जाता है कि स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसे सुधार लो, वरना मेरे पास एक ऐसी चिंगारी है जिससे पूरे स्कूल में आग लग जाएगी। और इतना बोलकर जैसे ही कांगा ऑफिस से बाहर आता है तो क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में वहां आकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मोम को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जिस जेई को तुम बचाने में लगे हुए हो तुम्हें पता नहीं है कि उसकी असलियत क्या है। तभी वो दोनों देखते हैं कि जेई उनके पीछे ही खड़ी थी और उसको पता चल जाता है कि उसको वीडियोस भेजने वाला क्लास प्रेसिडेंट है। फिर आगे कांगा और जेई बात करते हैं, जहाँ जेई कह रही थी तो तुम हथियार चलाने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं पहले ही उस वीडियो के बारे में अपने डैड को बताने वाली हूँ। यहाँ पर जेई को अच्छे से पता था कि उसके डैड को बताने के बाद उसके डैड उसका क्या हश्र करेंगे, लेकिन फिर वो उस वीडियो को वायरल नहीं होने देंगे और रियान को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कांगा को जेई की फिक्र तो हो रही थी, पर वो कह देता है कि ठीक है, जो करना है करो, पर मैं बदला लेकर रहूंगा। लेकिन तभी जेई कांगा को उसकी पूरी कहानी बताती है कि कभी उससे मान जाए। वो बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब रियान को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए वो दूर चली गई। यूएस जाकर उसने 1-2 बार एबॉर्शन करवाने की कोशिश तो करी, लेकिन उससे हो नहीं पाया। लेकिन शायद उस बच्चे को मालूम पड़ गई थी कि वो क्या चाहती हैं, इसीलिए वो खुद ही चला गया। लेकिन फिर वो यूएस में लियान के बिना रह नहीं पाई, इसीलिए वापस आ गई। लेकिन यहाँ आकर भी वो रियान से दूर रहने लगी, उससे ब्रेकअप कर लिया ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मैं धीरे धीरे पास्ट में जो भी हुआ सब कुछ भूल जाती, लेकिन फिर तुम आ गए कांग इन्हान की यादें लेकर, पुराने जख्म कुरेदने। लेकिन अब मैं वही करूंगी जो तुमने सिखाया है, अपनी सबसे प्यारी चीज को महफूज रखूंगी। तुम्हें जितने हमले करना है कर लो, लेकिन तुम मुझे हमेशा लियान के आगे पाओगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो चाहते तो नहीं है, पर अब दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आगे हम उसी लोकल होटल रूम में हेरा को देखते हैं। वो बहुत ही परेशान बैठी हुई थी। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर ऊजिन आ जाता है, लेकिन हेरा उसके ग्रुप से बहुत गुस्सा थी क्योंकि दोस्त दोस्त करते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसका साथ देने नहीं आया। स्पेशली जेई तो एक बार भी उसको मनाने नहीं आई। और फिर आगे हेरा ऊजिन से कहती है कि अब मैं ये स्कूल छोड़ने वाली हूँ। लेकिन तभी ऊजिन हेरा से एकदम सीरियस होके कहता है कि तुमने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि लियान, जेई और तुम में से एक को चुनो, मैं तुम्हें चुनता हूँ, स्कूल मत छोड़ो। तो हेरा पूछती है कि लेकिन तुम मुझे क्यों चूज कर रहे हो? तो ऊजिन कहता है बदला। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ऊजिन को एक लिफाफा लेकर कहीं पर जाते हुए देखते हैं और ये घर थोड़ा थोड़ा जेई के जैसा लग रहा था। इसके बाद अगले दिन स्कूल में एलाइट अड्डे पर बैठकर हेरा अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर साइन कर रही थी। तभी जेई भी वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है तो भागने का रास्ता चुना है तुमने हेरा, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि स्कूल छोड़ दोगी तो क्या करोगी? जिस पर हेरा जो पहले से गुस्सा थी वो कहती है तुम्हें तो पता ही होगा जेई कि जिनकी जेब में पैसा नहीं उनके साथ इस स्कूल में क्या किया जाता है। तुम क्या चाहती हो मैं भी वो सब सहन करूं? और मेरी छोड़ो, मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम में तो तुम हो। एक बात बताओ मुझे, तुम तो मुझे हमेशा लेक्चर देती रहती हो, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे अपना दोस्त माना है जेई? क्योंकि तुम तो मुझसे कभी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। इतना बोलकर हेरा सीधे रियान के पास चली जाती है और उससे कहती है कि कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचा नहीं सकते? उस वीडियो बनाने वाले को मैं कब से ढूंढ रही थी कि वो कौन हो सकता है। तुम खुद सोचो रियान कि वो जेई का फार्म हाउस था, तो तुम दोनों के अलावा वहाँ पर और कौन आ सकता है?
और तभी हम रियान और उसके इलाइट चमचों को गुस्से में कहीं पर जाता हुआ देखते हैं। ये लोग सीधा बॉयज लॉकर रूम में जाते हैं और वहाँ जाते ही रियान पूरे गुस्से में जेई के सौतेले भाई को धोना शुरू करता है। दे मुक्के, दे लाते, दे घुसे, कभी तो के इधर फेंकता है, कभी तो के उधर फेंकता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। अच्छा, इसकी तो ऐसी कुटाई होनी चाहिए थी। लेकिन तभी पीछे से कांगा आ जाता है और रियान को रोकता है। वो कहता है, रियान ये क्या कर रहे हो तुम? जेई को इस बारे में पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा? तो लियान कांगा की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तू बीच में मत आ कांगा, और जेई का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर कांगा कहता है कि कितना सेल्फिश आदमी है तू, तुझे पता भी है कि तेरी वजह से जेई को कितना कुछ अकेले सहना पड़ रहा है। तो लियान इस पर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है कि तू किस बारे में बात कर रहा है, बोल ना। तो कांगा कहता है कि अब से तू जेई की हिफाजत करेगा ताकि उसे कुछ अकेले ना सहना पड़े। और फिर वो अपनी कॉलर छुड़ाकर छोड़, कांगा वहाँ से चला जाता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दूसरी तरफ हेरा जब अपने होटल रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर जेई को देखती हैं। जेई को देखकर हेरा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जेई बोलती है कि मैं हमेशा से तुमको एक अच्छा दोस्त मानती थी और अभी भी मानती हूँ। ये सुनकर हेरा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तभी हेरा को उसके पापा का कॉल आता है। वो कह रहे थे कि बेटा, जेई के डैड ने हमारी कंपनी को बचा लिया है, अब हमारी कंपनी बच जाएगी। यह सुनकर हेरा के चेहरे पर जो रिलीफ और खुशी थी वो देखकर जेई को एक बात याद आती है, जहाँ पर जेई ने अपने डैड को प्रेगनेंसी वाली बात बता दी थी और इसीलिए वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो जेई को कहते हैं, बस बहुत हो गया, अभी के अभी तुम न्यूयॉर्क जाने वाली हो। तो इस पर जेई कहती हैं कि मैं एक ही शर्त पर न्यूयॉर्क जाऊंगी, अगर आप मेरी दोस्त हेरा की कंपनी को बचा लें। जेई के डैड उसकी शर्त मानना तो नहीं चाहते थे, पर उसके न्यूयॉर्क जाने से ही उनको बिजनेस में फायदा होता। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है और जेई हेरा से बोलती है, मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, तुम जरूर आना, हम बहुत मजे करेंगे। और इतना बोलकर जेई यहाँ से चली जाती है। हेरा उसी वक्त जेई को गले लगाना चाहती थी पर उसमें हिम्मत नहीं आ रही थी और उसको बहुत रिग्रेट भी हो रहा था। हेरा की प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद जब जेई घर जा रही थी तो वो अपने घर के बाहर लियान को देखती है। रियान की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसका रो रो के बुरा हाल हो गया है। फिर जेई और रियान दोनों तालाब के किनारे बात करने जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियान तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आंसू ही आंसू निकले जा रहे थे। उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि उसके होते हुए भी जेई को सब कुछ अकेले सहना पड़ा। वो जेई को कह रहा था कि अब मैं कैसे खुद को माफ कर पाऊंगा। जेई भी यहाँ पर बहुत रो रही थी। फिर जो साहबजादे रियान कभी किसी से माफी नहीं मांगते, वो जेई से पूरा इमोशनल होकर एकदम दिल से माफी मांगता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि एक सहारा वापस मिल गया। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के अंदर लाइब्रेरी में क्लास प्रेसिडेंट जेई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला था, लेकिन तभी कांगा आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे अगर पता होता है कि तुम ऐसे इंसान हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। हमारे पास युनसोक और छानमिन के मारपीट वाले वीडियो हैं, हम उन्हें यूज करेंगे। इस पर क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि कांगा, मेरा मोबाइल मुझे वापस दे। तुम्हें लगता है कि इतने से वीडियो से कुछ हो पाएगा? तुम उनका कुछ बिगाड़ पाओगे? हमें उनका वीडियो वायरल करना ही होगा। जिस पर कांगा कहता है, क्लास प्रेसिडेंट, हमें बस उनको सजा दिलवानी है, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। तो क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम ये सब जेई के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम क्या इतनी जल्दी भूल गए कि तुम्हारे भाई के साथ उन्होंने क्या किया था, किस तरीके से उसको बुली किया जाता था, किस तरीके से उसकी जिंदगी उन लोगों ने नर्क बना दी थी। और इतना बोलकर क्लास प्रेसिडेंट कांगा के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लियान को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त ऊजिन के पास उसके स्टूडियो में आया होता है। उसकी भी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत रो रहा था और वो ऊजिन से कहता है कि दोस्त, मेरे ये आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, मैं इनका क्या करूं? रियान की ऐसी हालत देखकर ऊजिन की आंखों में थोड़ा रिग्रेट दिख रहा था और तभी उसको एक बात याद आती है। दरअसल हेरा के मिलने के बाद जो वो लिफाफा लेकर गया था
वो जेई के डेट के पास ही गया था और उस लिफाफे के अंदर वही जेई के यूएस में एबॉर्शन वाले फोटो थे। वो जेई के डेट से कहता है कि आप जेई को न्यूयॉर्क भेज दो, ध्यान रहे कि वो कभी लौट के ना आ पाए, मैं ये फोटोज लीक नहीं करूंगा। ये याद करके ऊजिन वापस होश में आ जाता है और अब रिग्रेट के साथ लियान को गले लगा लेता है।